वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेल ऑफ फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर। जब आप लोग सुबह उठते हैं, आप लोग का फोन या फिर नॉर्मल तरीके से घड़ी में आप लोगों ने अलार्म लगा रखा है, अलार्म बजा। अब यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि अलार्म बजा, तुरंत उसको बंद किया और तुरंत खड़े हो गए, जाकर पानी पिया, थोड़ा सा अपनी आंखें धुली और उसके बाद में थोड़ा सा जो भी अपना उसका जो पर्टिकुलर डेली शेड्यूल है उसको कंप्लीट किया। एक दूसरी कैटेगरी के वो होते हैं कि अलार्म लगाया, उन्होंने ही लगाया, किसी और ने नहीं लगाया था। ये देखना इंटरेस्टिंग बात क्या है यहाँ पे। अगर कोई और आप लोगों के लिए अलार्म लगाए और वो बोले सुबह इस टाइम उठना है, तो समझ में आता है कि यार उसने लगाया था, मेरे से नहीं उठाना जाने का। खुद से अपने आप अलार्म लगाया और उसको बंद करके फिर इंसान सो गया। तो ये वाली कैटेगरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो ये वाली कैटेगरी हमेशा सपनों में अपने ड्रीम को अचीव करने की कोशिश करती है, ना कि रेगुलर लाइफ में जो उसने डिसाइड किया उसको अचीव करते हैं। ये डेली अपने ही आपके द्वारा हराए जाते हैं, डेली अपनी ही आंखों में ये गिरते हैं, अपनी ही नजरों में गिरते हैं। उन्हें कहते हैं कि ये डिसाइड किया, ये करेंगे, नहीं किया, तो अपनी ही नजरों में गिरते रहते हैं। तो गिरते गिरते इस लेवल पर पहुंच जाते हैं कि इनके अंदर का कॉन्फिडेंस जो है वो खत्म होने लगता है। उनको फिर ये लगने लगता है कि ये काम मेरे बस की नहीं है और ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। इसलिए जब भी आप लोग मॉर्निंग में उठे, पहले तो एक बार डिसाइड कर लीजिए कि 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। फिर अलार्म सेट कीजिए जैसे नॉर्मल तरीके से आप लोग सेट करते हैं। अब फिर एक बार अलार्म बज गया तो आप लोग को उठना है, क्योंकि आप लोगों ने अलार्म सेट किया है, कोई घर वाला नहीं आया था, दूसरा है कोई पड़ोसी अलार्म सेट करने की, यार इस टाइम अलार्म लगा रहे हो, उठना है तुमको, ठीक है। ऐसा होता है किसी के साथ में? नहीं ना। तो अपने खुद ने अलार्म लगाया तो खुद से क्यों नहीं उठ रहे हो यार? कोई और थोड़ी ना बोल रहा है उठने के लिए। तो अपने गोल को अगर अचीव करना है तो कुछ थोड़ा सा तो डिसिप्लिन आप लोगों को यार लाना पड़ेगा। अपनी नजरों में अपनी इज्जत आप लोगों को बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस इंसान के साथ में आप लोग 24 घंटे रहते हैं। अगर यही इंसान आप लोग की इज्जत करना बंद कर देगा, आप लोग बोलेंगे मेरे से नहीं होगा यार, मेरे बस की बात ही नहीं है, ये चीजें मेरे से कभी होती नहीं है। ये सारी चीजें वो चीजें हैं जो आप लोग को हमेशा रिग्रेसिव जोन में डालेंगी, जो आप लोग को हमेशा आप लोग के गोल से दूर करेंगी। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग को क्या करना है। करंट अफेयर अगर आप लोग अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं तो ये दो वीडियो हैं जो डेली रेगुलर आप लोग देखते हैं। ये वीडियो आप लोगों को करंट अफेयर काफी हद तक आप लोग इस करंट अफेयर पे अपना कब्जा जमा पाएंगे और हर एक एग्जाम में कंफर्टेबल फील करेंगे। एक बच्चे के द्वारा बोला गया, सर आपने बोला था एमसीक्यू की वीडियो स्टार्ट करेंगे। यार बोला तो था मैंने एमसीक्यू की वीडियो स्टार्ट करेंगे, पर उसके सामने एक छोटी सी कंडीशन रखी थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी वो। आज की डेट में ये वीडियो जो है ये 25 से 26 हजार लोग देख रहे हैं, ठीक है। मैंने कम्युनिटी टैग में एक पोल कराया और उसमें मैंने पूछा कि कौन कौन चाहता है ये मॉर्निंग में 4 बजे वीडियो आए। तो उस पे लगभग जो उस टाइम पर कमेंट किए गए वो 15 से 16 हजार लोगों के द्वारा कमेंट किए गए कि हाँ 4 बजे वीडियो चाहिए। मैंने बोला ठीक है, अब मैं 4 बजे वीडियो को लेकर आ जाता हूं, पर एक यहां पर एक कंडीशन है। अगर 4 बजे जो 15-16 हजार ने उस टाइम पर कमेंट तो कर दिया कि हाँ 4 बजे वीडियो चाहिए, मैंने बोला कि अगर 4 बजे जो है ओनली 5,000 लोग भी अगर उठ जाएंगे तो मैं एमसीक्यू की वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। आज तक 5,000 का वो टारगेट पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। ये कई महीने पहले बोला था मैंने, 2-3 महीने हो गए तब से। तो जब आप लोग के अंदर किसी चीज को इच्छा ही नहीं है लेने की, तो वही बात हो गई कि आप लोगों का मन तो कर रहा है कुछ और खाने का, मैं आप लोग कुछ और खिलाने की कोशिश कर रहा हूं। एक इंसान के अंदर जब इच्छा हो, वो नहीं कहते कि सामने वाले को उसको कोई चीज तभी प्रोवाइड करानी चाहिए जब उसको उस चीज के लिए थोड़ी सी इच्छा हो। आप लोगों के लिए छोटी सी बात बोली कि सुबह उठ जाओ 5 बजे, ठीक है एमसीक्यू की वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, पर लेकिन एग्जाम पास में आ रहे हैं, ये छोटा सा टारगेट आप लोगों से पूरा नहीं हो पाया। तो अब मेरा देखिए, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने तो बोला था और बोला भी आप लोगों ने था। 16, 17, 18 हजार लोगों के द्वारा बोला गया सुबह 4 बजे वीडियो लेकर आओ, और उसमें मैंने 5,000 से बोला कि सुबह उठ जाओ ओनली। कोई ज्यादा तो नहीं है, लगभग 1/4 से बोला मैंने सुबह उठ जाओ, तो वो भी आंकड़ा पूरा नहीं किया गया। शाम तक देखते हो ना आराम आराम से। जब बोला था तो ये बोलते सर सुबह 4 बजे वीडियो लेकर नहीं आनी है, ठीक है। अपनी ही बातें बोली हुई जब पूरे नहीं कर रहे हो तो यहां पर भी आप लोग अपने आप से हार गए, ठीक है। मैंने तो बोला था कि मैं चीजों को कंप्लीट कराऊंगा, तो आप लोगों ने रेस्पॉन्स जैसा दिया, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो कुछ और देखते हैं फिर। तो इसीलिए फिर मैंने ये जो आप लोग करंट अफेयर की वीडियो चल रही है, रिवीजन वाली जो वीडियो आती है हर संडे में आप लोगों के लिए, ये स्टार्ट कर दी। एमसीक्यू की वीडियो आप लोग की अब भी आ सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर अगर सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट कर दो, सॉरी सुबह 4 बजे 5,000 लोग अगर लाइव आने स्टार्ट हो जाए तो ये एमसीक्यू की वीडियो में स्टार्ट कर दूंगा। इस बात की मैंने पहले भी गारंटी दी थी, इस बात की मैं अब भी गारंटी दे रहा हूं। तो आप लोग डिसाइड कर लीजिए आप लोग क्या करना है। बाकी मैंने ये ऑफर तब भी ओपन था और ये ऑफर ओपन ही रहेगा जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता है। अब आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे लेकर चलते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टकटकी लगाकर ये वीडियो देखिएगा, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। उन्हीं कहते लास्ट तक आते आते आप लोग के चक्षु खुल जाएंगे, इतना कुछ आप लोगों को पढ़ाऊंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये फिर हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर में। तो एक तरीके से वीडियो का ओवरव्यू कुछ कुछ बोल सकते हैं, हालांकि वीडियो के अंदर तो बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, पर फिर भी एक ओवरव्यू आप लोग को यहां पर मिल जाएंगे। एक पर्टिकुलर पैनल का नाम आप लोगों को बताना है। इस पैनल के द्वारा हमारी कंट्री में कि गैस का प्राइस क्या रहना चाहिए हमारी कंट्री में, उसके लिए फॉर्मूला एक सूत्र बताया गया था। तो इस पैनल का हेड कौन है ये आप लोगों को बताना है।
नेक्स्ट यहां पर हमारी कंट्री में एक राज्य है, उस राज्य के द्वारा किस तरीके से असेंबली यानी कि जो भी यहां पर जो विधानसभा होती है उसका कैसे प्रक्रिया चलनी चाहिए, उसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं अभी कि कोई भी अगर वहां पर बिल आ गया उसको फाड़ेगा नहीं, ये लोग यहां पर अवेलेबल होने चाहिए, यानी कि एक तरीके से यानी कि डिसेंट बच्चे बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये राज्य कौन सा है इसके बारे में आप लोग को बताना है। बात की जा रही है यहां पर ये जंस्कर कारगिल रोड के बारे में। तो जंस्कर कारगिल जो रोड है यहां पर ये जंस्कर वैली को कनेक्ट करती है, एक और वैली को कनेक्ट करती है यहां पर, इसी के साथ में सिंगकोक वैली को कनेक्ट करती है। ये बेसिकली जो कारगिल जो लद्दाख वाला जो एरिया उसको हाईवे के साथ में कनेक्ट करती है। तो ये कौन सी वैली है इसका नाम आप लोग को बताना है, ठीक है, पता होना चाहिए। ये रीजन काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा पिछले कुछ दिनों, आप लोगों को पता है चाइना की वजह से जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन काफी न्यूज में रहता है और पाकिस्तान की वजह से, तो ये हम लोग को याद दिलाते रहता है बार बार, ठीक है, कि हम लोग को यहां पर अपना डेवलपमेंट करना है और सिक्योरिटी बनाकर रखनी है। ओके, आगे यहां पर बात की जा रही है डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। इसके द्वारा रिसेंटली हमारी कंट्री में भी बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है और काफी हल्की है एज कंपेयर टू जो दूसरी होती थी। तो ये कहां पर लोकेटेड है इंस्टीट्यूट और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं ये भी आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट बात की जा रही है पीएलजीए। पीएलजीए की फुल फॉर्म आप लोग बताइए ये क्या है। इसके द्वारा अभी यहां पर डिक्लेयर, इसके द्वारा ये जो फाउंड किया गया था 2000 में, इसको फाउंड किया गया था और इसको अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तरह के अंदर इसको टेररिस्ट की कैटेगरी में डाला गया है। अभी आप लोगों ने अटैक देखा हमारी कंट्री की फोर्सेस के ऊपर, तो ये इसी तरीके के जो ग्रुप हैं ऐसी हरकतें करते हैं, तो ये टेररिस्ट की एक्टिविटी में हम लोगों ने इसको डाल रखा है। नेक्स्ट ये तो क्वेश्चन ही रह गया चलिए आंसर मिल गया आप लोगों को। इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स के बारे में बात की जा रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा यहां पर इसको क्रिएट किया गया था, कब 1969 में, ठीक है, तो 1969 में इसको क्रिएट किया गया था। तो जो मेंबर हैं उसको ऑफिशियल रिजर्व के तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे, आर्टिकल में डिटेल में बात करूंगा, काफी कुछ जानेंगे हम लोग। नेक्स्ट बात की जा रही है अभी रिसेंटली क्या हमारी कंट्री में एक साउथ इंडिया में रिवर है जिसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ये जो दक्षिण गंगा के नाम से जाने जाते हैं इस रिवर का नाम आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है क्लासिकल जो लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है हमारी कंट्री में कि ये जो लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज है। तो हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 6 क्लासिकल लैंग्वेज है। इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को यहां पर ये बताना है, सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा कौन सी लैंग्वेज को दिया गया था और दूसरे नंबर पर किसको दिया गया था, लेटेस्ट अभी दिया गया उड़ीसा को 2014 में। तो तब से हमारी कंट्री में किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। कंफ्यूज मत होना शेड्यूल लैंग्वेज के साथ में, जो कि टोटल मिलाकर 22 शेड्यूल लैंग्वेज है हमारे संविधान में, ठीक है। स्टार्टिंग में कितनी थी, अब 22 हो गई, ये बताइए, फिर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। गोदावरी जो रिवर है ये किस किस राज्य से होकर गुजरती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, 2 राज्य के नाम और बताने। ये भी रिसेंटली अभी न्यूज में थी, तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, प्यारी प्यारी बातें जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आइए अब काफी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, जो भी मॉर्निंग में उठ रहे हैं यार, बहुत सही से आप लोग अपना शेड्यूल फॉलो कर रहे हो। देखिए कोई उठे या ना उठे, देखिए एग्जाम में जाकर बैठोगे अकेले, पेपर दोगे अकेले, रिजल्ट आएगा, जॉब मिलेगी आप लोग को अकेले को। जिंदगी में बहुत सारी चीज होती हैं जो आप लोग को अकेली करनी पड़ती है, ठीक है। वहां पर आप लोग के मम्मी पापा या यार दोस्त रिश्तेदार वो कितना भी आप लोग को सपोर्ट क्यों ना कर ले, पर लेकिन ये कुछ चीजें आप लोग को ही करनी पड़ेगी। आप लोग की जगह पेपर नहीं दे पाएंगे जाकर, तो इसलिए अपनी जो हेल्थ है वो भी आप लोगों को ही ठीक करनी है। तो इसलिए मॉर्निंग में उठकर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी किया करो ताकि दिन अच्छे से एनर्जेटिक वे में आप लोग स्टार्ट कर सको, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट न्यूज है आप लोगों के सामने यहाँ पर, ये बात की जा रही है हरियाणा के बारे में। हरियाणा की जो असेंबली है उसने ये बोला है कि जो भी बदतमीजी चल रही है उनको थोड़ा सा दूर करते हैं और प्रॉपर वे में अपने जो सेशन है उनको स्टार्ट करते हैं। सेशन किसकी बात की जा रही है, सेशन बात की जा रही है जो यहाँ पर असेंबली के सेशन होते हैं उसके बारे में। तो इनके द्वारा क्या क्या चेंज किया गया है, तो इनके द्वारा एक तो रूल 76 नया प्रोविजन लाया गया। इस नए प्रोविजन में ये बोला गया कि देखिए यार, पता चला असेंबली का सेशन स्टार्ट हो गया, वहां पर कोई मिनिस्टर ही नहीं है, तो कम से कम 2 मिनिस्टर उस सेशन के अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस काम चले जा रहा है, कोई मिनिस्टर वहां पर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये बोला गया कि यहां पर अनदर जो प्रोविजन है उसमें ये बोला गया कि कोई भी डॉक्यूमेंट, बिल वगैरह ये फाड़ेगा नहीं, प्रोटेस्ट की तरीके से नहीं कि फाड़ के फेंक दिया, प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, तो ये गलत होगा, ये कोई नहीं करेगा वहां पर। अगर करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये कि जैसे कि मान लीजिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूं और क्वेश्चन आधे पेज में लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ते पढ़ते बोलेंगे सर इतना लंबा कौन पढ़ेगा, इतना लंबा तो आंसर ही हो जाएगा। तो अगर मैं शॉर्ट में दूं तो यहां पर बोला गया जैसे नहीं यूपीएससी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 150 शब्द में लिखो, स्टेट पीसीएस में आंसर राइटिंग आता है, तो इन्होंने बोला कि कोई भी क्वेश्चन जो होना चाहिए वो 150 शब्द में होना चाहिए ताकि पढ़कर सामने वाला समझकर और फिर उसका आंसर आप लोग को दे सके। तो ये बोला गया। नेक्स्ट बोला गया कि यहां पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन की डेफिनेशन उसमें चेंज किया गया। चेंज क्या यहां पर चेंज ये कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो होगा वो पॉलिटिकल पार्टी होगी जो गवर्नमेंट के अलावा सबसे ज्यादा सीट है जिसके पास में, यानी कि एक ने तो गवर्नमेंट बना ली, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास में सबसे ज्यादा सीट है उसको अपोजिशन का दर्जा यहां पर दिया जाएगा। और बोला जा रहा है कि एट लीस्ट इक्वल होना चाहिए कोरम जो होता है हाउस का, यानी कि ये नहीं कि बिल्कुल उससे कम ही हो जाए यहां पर। तो कोरम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले तो लोकसभा के बारे में हम लोग बात करते हैं।
अगर आप लोग बात करेंगे यहां पर तो लोकसभा में अगर जाएंगे फिर राज्यसभा में जाएंगे तो कोरम कितना कितना है, तो लोकसभा में 55, ठीक है, और राज्यसभा में कितना है, राज्यसभा में 25। तो यहां पर टोटल मिलाकर जो मेंबर हैं उनका 10% देखने को मिलता है, यानी कि 1/10 आप लोगों को कोरम देखने को मिलेगा यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। कोरम का मतलब होता है कि मिनिमम इतने तो लोग होने चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं ना कि मिनिमम अगर आप लोग एमसीक्यू की वीडियो स्टार्ट करनी है तो मिनिमम 5000 रोज मुझे लोग जो है वो मॉर्निंग में चाहिए उठे। तो ये छोटी सी बात है, ठीक है, शाम को भी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो ये कोरम हो गया एक तरीके से कि यार इतने तो कम से कम होने चाहिए अगर स्टार्ट करना है तो, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोली जा रही है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है यहां पर जो बेसिकली उनके हाथ में पावर होती है कि अगर कोई कोरम कंप्लीट नहीं कर पाता है तो जब तक कोरम कंप्लीट न हो तब तक उस मीटिंग को स्टार्ट नहीं करें। जैसे कि लोकसभा के स्पीकर हैं, अगर उनको लग रहा है कि 55 मेंबर लोकसभा में नहीं आ पा रहे हैं तो तब तक उसकी सिटिंग जो है वो स्टार्ट करनी ही नहीं है, ठीक है। राज्यसभा में 25 मेंबर यहां पर आने चाहिए, तब तक स्टार्ट करना नहीं है। आप लोग बोलेंगे सर ठीक है, सेंट्रल के बारे में तो बता रहे हो, स्टेट के बारे में बताओ जिससे रिलेटेड ये न्यूज है। स्टेट में कोरम की बात करें तो वहां पर भी आप लोगों को 1/10 देखने को मिलेगा। 1/10 जो कोरम होगा या फिर मिनिमम 10 मेंबर तो होने चाहिए, ठीक है, यानी कि कोरम की जो स्ट्रेंथ है मिनिमम 10 मेंबर तो वहां पर होने चाहिए या फिर 1/10 वहां पर होने चाहिए। तो ये इतना होना चाहिए, तो अपोजिशन पार्टी के पास में मिनिमम 10 सीट तो होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो फिर देखिए कहानी खराब है, ठीक है। तो ये उदाहरण के तौर पर भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, अब क्वेश्चन को पकड़ पकड़ पीटना है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हरियाणा के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो गया, तो हरियाणा वासी कौन कौन है बताइए जरा, आप लोगों के लिए तो अच्छा क्वेश्चन बन गया। ओके, आगे बात करते हैं। यहां पर ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर बेसिकली बात की जा रही है रेटिंग एजेंसी के बारे में। तो रेटिंग एजेंसी जो है यहां पर उसके बारे में बात करें तो बात की जा रही है आईसीआरए के बारे में। तो इसके द्वारा नोटिफाई किया गया। तो आईसीआरए के बारे में पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। फुल फॉर्म बताइए जरा इसकी क्या है, अगर आप लोगों से मैं पूछूं आईसीआरए की फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ रहा हूं, ठीक है। तो आईसीआरए की फुल फॉर्म बताइए आप लोग। तो ये जो आईसीआरए है बेसिकली इसके द्वारा नोटिफाई किया गया है कि हमारी कंट्री में जो नेचुरल गैस है उसका जो प्रोडक्शन है, जो भी कंपनी ये नेचुरल गैस का प्रोडक्शन कर रही है उनको काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में एक पैनल बनाया गया था जिसको बोलते हैं रंगराजन पैनल, ठीक है। तो इनके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि गैस का प्राइस क्या होना चाहिए। तो गैस का प्राइस का जो फॉर्मूला दिया गया था उसके बेस पर जो गैस को प्रोड्यूस करने वाली जो कंपनी है उनको काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा यहां पर ये बातें बताई गई है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसके द्वारा गैस का प्राइस जो है वो फिक्स किया जाता है हमारी कंट्री में, कौन सा वो यहां पर पैनल था। तो पैनल का नाम याद रखिएगा, ये है यहां पर सी रंगराजन पैनल, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सी शब्द का मीनिंग जाकर देखिएगा आप लोग क्या है। शॉर्ट में तो आप लोगों ने सुना होगा सी शब्द का मीनिंग देखिएगा। आगे बात करते हैं। यहां पर बात की जा रही है मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, कौन है, नितिन गडकरी साहब है। तो इनके द्वारा अप्रूव किया गया यहां पर 780 करोड़ रुपए। ये 780 करोड़ क्या करेंगे, तो कारगिल जस्कर जो रेंज है रोड वहां पर उसको डेवलप करेंगे। तो हमारी कंट्री में जो नॉर्थ में खासकर बात करें जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में, तो लद्दाख वाले रीजन में कनेक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, तो इसके चलते 2 लेन का कारगिल जस्कर एनएच यानी कि नेशनल हाईवे 301 रोड को इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के थ्रू यहां पर बनाया जाएगा। तो यहां पर ये बेसिक पर्पज ये है कि कैसे हम लोग को वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। तो इसके चलते रोड बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे ये यहां पर सेंटर के द्वारा डिक्लेयर किया गया था 2017 में, ठीक है, यानी कि नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया। तो इसका मतलब फिर क्या है, यहां पर हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है नेशनल हाईवे जो यहां पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यहां पर, तो उसके अंडर में आ जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन सब चीजों को देखेगी कि कैसे चीजों को आगे बढ़ाकर चलना है। ये जो रोड है यहां पर ये जस्कर वैली, इसी के साथ में यहां पर ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कहां पर है सुरू वैली, ठीक है, कहां पर यहां पर सिंगकोक वैली, ठीक है, कहां पर है कारगिल लद्दाख वाला रीजन। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो लद्दाख वाले रीजन के बारे में बात की जा रही है ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके रिमोट जो यानी कि एक अंदर वाले एरिया में भी लद्दाख के अंदर, ताकि चाइना की जो हरकतें हैं उनको थोड़ा सा और ध्यान रख सकें और हम लोग अच्छा खासा डेवलपमेंट वहां पर करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। हमारी कंट्री में जो डिफेंस मिनिस्टर है यानी कि रक्षा मंत्रालय वो राजनाथ सिंह जी के अंडर में, तो इनके द्वारा अभी कांग्रेचुलेट किया गया डीआरडीओ को। डीआरडीओ को क्यों, डीआरडीओ को कांग्रेचुलेट इसलिए किया गया क्योंकि डीआरडीओ के अंदर एक रिसर्च सेंटर है यहां पर जिसको बोलते हैं डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। कहां पर है ये, कानपुर। कानपुर कहां पर है, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। तो कानपुर वासी को तो पता होगा कहां पर लोकेटेड है, देखा होगा आप लोगों ने। तो देखिए अपने लोकल एरिया में कम से कम अगर ऐसी चीजें उसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। इंटरव्यू में भी आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पता है क्या 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 है कानपुर में, क्या चीजें फेमस है, तो कम से कम अपने लोकल एरिया के बारे में याद रखिएगा। इनके द्वारा लगभग 9 किलोग्राम वेट की ये एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई गई है हमारी कंट्री में। नॉर्मली ये सारी चीजें हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे, पर अपनी ही कंट्री बना रहे हैं, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। तो इंडियन आर्मी के लिए ये इनके द्वारा बनाई गई है। तो डीआरडीओ के अंदर आता है और ये सारा जो जुगाड़ है किसके अंदर आते हैं, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा, रक्षा मंत्रालय, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है
आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये पर्सन न्यूज में क्यों था। तो बात की जा रही है यहां पर राधे श्याम, ठीक है। तो राधे श्याम खेमका जो यहां पर गीता प्रेस के प्रेसिडेंट थे, रिसेंटली अभी इनकी डेथ होगी, तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना शोक व्यक्त किया है, ठीक है। तो यहां पर इनसे रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये सनातन जो लिटरेचर है उससे साथ में कनेक्टेड थे। सनातन का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हिंदू मूवमेंट बेसिकली जो डिस्क्राइब करता है वेरियस टीचिंग, जैसे कि वेदा हो गया, उपनिषद हो गया, या फिर दूसरे हिंदू टेक्स्ट हो गया जैसे रामायण हो गया, भगवत गीता हो गया, जो जिनके बारे में यहां पर स्टडी करता है, ठीक है, उनको डिस्क्राइब करता है। तो ये इससे रिलेटेड थे यहां पर। तो इस तरीके से पर्टिकुलर पर्सन किस फील्ड से रिलेटेड है, तो आप लोगों से पर्सन स्पेसिफिक जो न्यूज होती है उनमें ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो हल्का सा याद रहेगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं। बड़ी ही प्यारी इंटरनेशनल न्यूज है यार, यहां पर ये बात करेंगे इसके बारे में। तो फिर से याद करिए डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी हिचकी आती होगी कि जाने के बाद भी लोग इतना याद कर रहे हैं। तो यहां पर बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में। उन्होंने क्या हरकतें की थी, उन्होंने ये की थी कि इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आईसीसी बोलते हैं, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 2 मेंबर थे जिनके ऊपर उन्होंने सैंक्शन लगा दिया था। आखिर सैंक्शन क्यों लगाया, सैंक्शन उनके द्वारा इसलिए लगाया गया क्योंकि ये दो जो पर्टिकुलर मेंबर थे, इन्होंने ये बोला कि यूएसए की जो फोर्स है उनके द्वारा काफी गलत हरकतें की गई हैं अफगानिस्तान के अंदर में। क्योंकि आप लोगों को पता है कि लगभग 2000 से वहां पर 2001 से, ठीक है, 2001 से यूएसए की फोर्स जो है वो अफगानिस्तान के अंदर पड़ी हुई है। तो अब उनको अंदर से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो उस टाइम पर उनके द्वारा जब बोला गया कि यूएसए की फोर्स ने हरकतें की, वहां पर गलत तरीके से लोगों को मारा है, तो उसकी स्टडी करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं देखता हूं कैसे करते हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो 2 पर्सन थे, एक का नाम था यहां पर फताऊ बिन सोदा, ठीक है, बेन सोदा, ठीक है। तो फताऊ बेन सोदा थे और दूसरे का नाम था यहां पर, यह था फाकिसो माचो चोको, ठीक है। तो ऐसे ही नाम है, उल्टे सीधे हल्का सा आइडिया रखेगा, रटने नहीं है, ठीक है। तो ये जो 2 पर्सन थे, इनके ऊपर इनके द्वारा बोला गया कि यूएसए की फोर्स ने जो भी यहां पर वॉर क्राइम किए हैं, यानी कि वॉर के टाइम पर गलत लोगों को भी मार दिया, तो उसको यहां पर देखा जाएगा। तो इन 2 इंसानों के ट्रेवल बैन लगा दिया गया था, इनके अकाउंट एसेट्स वगैरह है उनको फ्रीज कर दिया गया था। तो जो बाइडेन ने क्या किया गया, वो सैंक्शन हटा दिया है। बहुत सारी चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब रायता फैला कर गए थे, तो जो बाइडेन उसको समेट रहे हैं, तो उनमें से ये भी एक सैंक्शन है यहां पर, ठीक है, जो हटाया गया है। तो 46 प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, इनके द्वारा क्या बोला गया है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ओपनली यहां पर बेसिकली देखा गया था कि इनके लिए होस्टाइल हो गए थे 2 चीजों के लिए। एक तो अमेरिका के द्वारा जो भी हरकतें अफगानिस्तान के अंदर की जा रही है, दूसरा इजराइल जो भी हरकतें पैलेस्टीन के अंदर कर रहा है। तो इन 2 मुद्दों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा थे कि यहां पर इन चीजों को लेकर ये ट्रिब्यूनल जो है, यहां पर ये जो कोर्ट जो है, ये हमको अपने दायरे में लेकर आ रहा है और हमारी एक तरीके से वो नहीं कहते कि हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके चलते अभी जो बाइडेन है उनके द्वारा, उनके जो सेक्रेटरी है यहां पर यूएसए के, जिनका नाम है यहां पर एंटिनो बिल्कन, उनके द्वारा बोला गया कि देखिए हम लोग इस बात पे अगर स्ट्रांगली डिसएग्री हैं कि हां जो कोर्ट है उसके खिलाफ जो एक्शन लिए गए, पर लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम लोग जो भी इनके द्वारा बोली जा रही है बात वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। उन सब चीजों को जो सैंक्शन लगाएंगे, तो सैंक्शन न लगाकर डिप्लोमेटिक मीन से हम लोग उनको सही करने की कोशिश करेंगे, जो भी दिक्कतें हैं और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको ढंग से लेकर चलेंगे हम लोग, ताकि इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसको भी हम लोग आगे लेकर चल सकें। यानी कि ये एक तरीके से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरीके से नहीं है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल जाओ, ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाओ, ऐसे सैंक्शन लगा दो, यूनेस्को से बाहर निकल जाओ। वो सारी गंदी हरकतें जो की गई हैं अभी उसको आराम से सही कर रहे हैं। तो 4 साल तक जो उन्होंने रायता फैलाया, 4 साल तो इनको समेटने में लगेगी उसके बाद फिर से पता चला 2024 में फिर से डोनाल्ड ट्रंप आ गए, ठीक है। अब देखो अब क्या क्या करता हूं मैं, ठीक है। तो रिमूवल की बात करें सैंक्शन की, तो यहां पर ये लेटेस्ट सिग्नल है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कि वो मल्टीलेटरल जो फोरम है उसमें यहां पर बेसिकली एंट्री करना चाह रहे हैं। यानी कि एक तरीके से जो बाइडेन डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे ना कि बस अमेरिका फर्स्ट, तो ये बोल रहे हैं कि सबको साथ में लेकर चलते हैं। जैसे नॉर्मल यूएसए जो है ग्लोबल पुलिसिंग का काम करता था कि हाँ कहीं पर भी कुछ हो रहा है तो हम आकर चीजों को सही करेंगे, तो उसी पैटर्न को ये आगे लेकर चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल न्यूज के बारे में बात की जा रही है। बड़ी ही प्यारी न्यूज है बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में। बेनिफिट ऑफ डाउट पहले होता क्या है, पहले आप लोग ये समझिए। मान लीजिए पर्टिकुलर कोई पर्सन है, ठीक है, वो पर्सन जो है उसके ऊपर आरोप लगा गया कि हाँ इसने ये कुछ गलत हरकतें की है और उसको जेल में ले गए। जेल में ले जाने के बाद में उस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर कार्रवाई चली, पर कार्रवाई में उसके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं मिला कि इसी ने ये हरकतें की है, पर लेकिन ये श्योर है सब लोग कि हाँ हरकतें इसी ने की है, ठीक है, पर प्रूफ नहीं मिल रहा है कोई। तो फिर उस इंसान को छोड़ दिया जाता है बेनिफिट ऑफ डाउट के बेस पर, क्योंकि प्रूफ तो कोई है नहीं है कि हाँ इसी ने हरकतें की है, पर लेकिन सबको पता है इसी ने हरकतें की हैं, पर लेकिन प्रूफ यहां पर नहीं मिल पा रहा है। तो बेनिफिट ऑफ डाउट के बेस पर उसको छोड़ दिया जाता है। तो 2 तरीके होते हैं छोड़ने के, आप लोग इनके बारे में याद रखिएगा।
एक को बोलते हैं बेनिफिट ऑफ डाउट और दूसरा बोलते हैं ऑनरेबल एक्विटल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि बाइज्जत बरी कर देना, पर लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट वाले को बाइज्जत बरी नहीं करते, इसको एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाकर छोड़ा जाता है कि हाँ हरकतें तो की है इसने। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन जो है वो कहीं पर जाकर जॉब के लिए अप्लाई करता है, जैसे ये जो केस है ये एक ऐसे पर्सन का आया जो कि राजस्थान में कांस्टेबल की पोस्ट के लिए वो गया और वहां पर फिर इसका फाइनल इसने एग्जाम भी क्लियर कर लिया, पर लेकिन इसको अपॉइंट करने से मना कर दिया क्योंकि इसके खिलाफ क्रिमिनल केस चल रहा था और बेनिफिट ऑफ डाउट में ये यहां पर बरी होकर आया था। तो जब इसको यहां पर वो जॉब देने से मना कर दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने कैंडिडेट का जो यहां पर बेसिकली फंडा था उसको रिजेक्ट करते हुए बोला कि ये पूरा हक है यहां पर जो आप लोगों को जॉब दे रहे हैं वो इसको डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि जिस हीनियस क्राइम में तुमको यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट मिला है, पता चला कल को तुम पुलिस की पोस्ट पर बैठकर सबसे पहले उन्हीं को पकड़ो जाकर जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ ये कार्रवाई की है। वो अलग बात है कि तुम्हारे कोई खिलाफ सबूत नहीं मिले, पर लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट ये आ रहा है कि ये भी नहीं है कि तुमने नहीं किया है, वो भी यहां पर एक तरीके से प्रूफ नहीं हुआ है। ठीक है, एक तरीके से कोई और भी मतलब एक क्राइम हो गया, किसी की डेथ कर दी, किसने जान ले ली। ठीक है, अब जान तो ले ली, अब किसने लिया वो तो पता नहीं चल रहा है, पर लेकिन तुमने लिए, अब तुम्ही के ऊपर चारों तरफ में चीजें घूम रही हैं, अब ये भी नहीं पता किसने किया और तुम छुटकर आ गए हो, तो अभी क्वेश्चन तो घूम रहा है ना, वो इंसान मर गया है तो उसका पता कैसे चलेगा। तो इसलिए यहां पर जो जॉब देने वाले हैं वो डिसाइड कर सकते हैं कि अगर बेनिफिट ऑफ डाउट में कोई पर्सन अगर रिहा होकर आ रहा है तो वो डिसाइड करेंगे कि उसको जॉब देना है या फिर जॉब नहीं देना है। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से एक्विटेड पाया गया, चार्ज थे इनके खिलाफ काफी ज्यादा है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट में यहां पर आगे तो यहां पर ऑनरेबल एक्विटेड में हो अगर कोई पर्सन तो उसको तो समझ में आता है, तो कोई ऑनरेबल एक्विटेड की कैटेगरी में नहीं थे। तो जो इंप्लॉयर है इनके जो जॉब देने वाला इंसान है, तो राजस्थान पुलिस के अंदर जो भी यहां पर जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं स्टेट पुलिस जो अथॉरिटी, उनके द्वारा यहां पर ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो जो इस कैंडिडेट को लेने जा रहे हैं क्या वो सुटेबल है, अगर उनको सही लगेगा तो वो लेंगे। अगर ऑनरेबल एक्विटेड होता तो फिर तो आराम से उस पर्सन को ये आसानी से जॉब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट वाले चक्कर में ये पड़ जाता है कि आगे चलकर वो अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो इंप्लॉयर है इनके जो अथॉरिटी है स्टेट के अंदर वो डिसाइड करेगी, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है, ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो इसमें आप लोग की क्या राय है, क्योंकि कई बार ऐसे केस होते हैं कि ऐसा डिसीजन निकल के नहीं आते हैं कि किसने हरकतें की है। तो जो कोर्ट के अंदर यहां पर बोला गया कि एक तरीके से ये भी बोला गया यहां पर जो अथॉरिटी यहां पर जो जॉब देने वाली है कि ऐसा भी नहीं है कि रात बंद कर आप लोग उसको रिजेक्ट कर दो, ऐसा भी नहीं है। आप लोगों को देखना चाहिए क्योंकि जो जॉब मिलती है वो ले देकर बेचारा पास हुआ, कोई पर्सन जॉब लेने जा रहे हैं और ऐसा भी तो हो सकता है किसी ने गलत तरीके से उसके ऊपर आरोप लगा दिए गए हो, तो आप लोग ये भी देखें किसी के साथ में गलत ना हो। तो ये एक गाइडलाइन भी उनके लिए दी गई है, यानी कि उनके ऊपर छोड़ दिया गया कि आप लोग ढंग से चेक कर लो कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि बस आप लोगों ने पता कि रूल लिखा हुआ है बस उसके हिसाब से काम कर दिया, नहीं, देख लो एक बार, एक इंसान के नाते काम करो, मशीन के तरीके से नहीं कि हाँ बस ऐसा बोल देते ऐसा हो गया, तो उसको भी चेक करना चाहिए। तो कन्विक्टेड कोई पर्सन है यहां पर तो किस तरीके से उसको लेकर चलना है, उसके रिकॉर्ड जो एग्जामिन किया था आप लोगों ने देखा होगा, जब भी जॉब मिल जाती है तो घर पे इंक्वायरी आती है। ठीक है, पासपोर्ट अगर आप लोग बनवाने जाएंगे तो घर पे इंक्वायरी आएगी, तो वो चेक करते हैं कि ये इंसान जो ऐसा तो नहीं है, पता चला देश में कुछ गलत हरकतें कर भाग रहा हो, उसके खिलाफ पता चला केस चल रहा है, कोर्ट ने बोला बाहर नहीं जाएगा, पासपोर्ट बना लिया और रफू चक्कर हो गया, मालिया और नीरव मोदी टाइप का इंसान बन गया, तो घसीट कर वापस लाया जाएगा फिर। ठीक है, तो यहां पर एक तो बोल जा रहा है कि देखिए 3 कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। एक तो पर्सन ये उसने क्राइम किया, कन्विक्टेड हो गया, उसको सजा मिल गई, जेल में या फांसी जो भी मिली, वो कन्विक्टेड पर्सन हो गया। दूसरा है यहां पर ऑनरेबल एक्विटेबल हो गया, एक तरीके से इनके उसके ऊपर आरोप लगाए गए, पर वो आरोप जो है सबको पता है कि इसने नहीं किया है, उनको फंसाया गया है तो छूट के आ गया। तीसरी कैटेगरी होती है यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट कि आरोप तो यहां पर एक तो समझ में आ गया कि हाँ इस इंसान के ऊपर आरोप लगे और वो सही भी है, पर लेकिन प्रूफ नहीं उसको कोई कर पा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें जब हो जाती है यहां पर तो ये यहां पर बेनिफिट ऑफ डाउट में आ जाता है। तो अब यहां पर जो ऑनरेबल एक्विटी अगर किया जाता है यहां पर, तो इंडियन लॉ के अंदर कहीं लिखा नहीं है इसके बारे में। ठीक है, ये इंडियन जुडिशरी का इन्वेंशन है कि हाँ ऐसा भी कुछ होना चाहिए, उन्हीं का थोड़ा सा और प्रैक्टिकल तरीके से सोच लेते हैं, तो वो वाली कैटेगरी यहां पर आ जाती है। तो कैसा लगा ये आर्टिकल, मुझे तो बड़ा प्यारा लगा। आप लोगों को ये नॉर्मल जिंदगी में भी देखने को मिल जाती है ऐसी चीजें, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में इसके बारे में नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो न्यूज है यहाँ पर ये स्टेट के बारे में बात करी है, राज्य के बारे में क्या न्यूज है, तो वही अभी छत्तीसगढ़ में आप लोगों को जो बेसिकली तारेम वाला एरिया था यहाँ पर जो हरकतें देखने को मिली उसके बारे में बात की जा रही है। तो एक पर्टिकुलर ये यहाँ पर एक यूनिट है जिसको बोलते हैं पीपल लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी, PLGA, पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी के द्वारा हमारी कंट्री में सुकमा जो बेसिकली सुकमा जो एरिया है यहाँ पर सिकमा बीजेपुर डिस्ट्रिक्ट, हमारी सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर अटैक किया गया, बहुत सारे लोगों की हमारी जान चली गई यहाँ पर, तो कई सारे लोग यहाँ पर शहीद हो गए इस पर्टिकुलर एरिया में, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा सकता है PLGA कब फाउंड किया गया था, 2000 में इसको फाउंड किया गया था। इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया जा चुका है, किसके अंदर, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, ये 1967 यानी कि 1967
1968 का ये एक्ट है जिसके तहत इसको टेररिस्ट कैटेगरी में डाला गया है। सुकमा जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, ये छत्तीसगढ़ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ आप लोग देख लीजिए, छत्तीसगढ़ यहाँ पर, तो सुकमा डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को यहाँ पर कहीं देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था कहां से? मध्य प्रदेश से। बिल्कुल ऐसे जैसे झारखंड को अलग किया गया था बिहार से, और उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था उत्तराखंड को। तो ये यहाँ पर तीनों जो एरिया है यहाँ पर ये 2000 में अलग किए गए थे, तो इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो है यहाँ पर सेमी ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और ट्राइबल कम्युनिटी जो पाई जाती है गोंड, तो गोंड ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है इस पर्टिकुलर एरिया में। एक रिवर भी है यहाँ पर जो इस एरिया से होकर गुजरती है, इस डिस्ट्रिक्ट से, ये यहाँ पर साबरी रिवर। साबरी किसकी ट्रिब्यूटरी है? क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा गोदावरी। तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों से कैसे पूछे जाएंगे, आप लोगों से तो पूछेंगे नहीं कोई हमारे जवानों की जान गई किसके द्वारा यहाँ पर ये काम किया गया, ठीक है। नॉर्मली आप लोगों से ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर कुछ और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर बात की जा रही है LWE, ठीक है, जिसको आप लोग यहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसके बारे में तो बताऊंगा अभी मैं यहां पर। पहले ये बताइए यहां पर इसका फायदा क्या होता है, यहां पर ये इतना क्या फायदा उठा पाते हैं कि ये सिक्योरिटी फोर्स के भी कंट्रोल में नहीं आते हैं। सबसे पहले तो अनइवन टेरियन है यहाँ पर, यानी कि जमीन जो है कहीं पहाड़ी है, कहीं थोड़ी बहुत आप लोगों को खाई टाइप में देखने को मिलेगी। एक तरीके से ज्योग्राफिकल लोकेशन काफी ट्रिकी है, तो जिसके चलते जो इनका गोरिल्ला वारफेयर वाला काम है, गोरिल्ला वारफेयर मतलब मारो और छिप जाओ, तो वो वाली हरकतें आसानी से अपनी कंप्लीट कर पाते हैं, गोरिल्ला वारफेयर वाली चीजें। तो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म यहां पर काफी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप लोग ये सब सुनिए, जो आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन होगा वो सारे दूर हो जाएंगे। अगर बात की जाए यहां पर, इनको पॉपुलरली माओइस्ट भी बोला जाता है या फिर नक्सलिस्ट भी बोला जाता है। माओइस्ट क्यों बोलते हैं और नक्सलिस्ट क्यों बोलते हैं वो समझिए। पहले तो टर्म नक्सल समझिए। नक्सल जो टर्म है ये वेस्ट बंगाल में एक गांव था नक्सलबारी, वहां से निकल कर आई। कब? 1967 में यहां पर जब लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, यानी कि बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, तो उनके बीच में और जो उस खेत में काम करने वाले लोग हैं उनमें झड़प हो जाती थी। जमींदार जो होते थे वो बड़े अत्याचार करते थे। आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा कि पता चला किसी पर्टिकुलर खेत में काम करने वाले को लोन दे दिया, ठीक है, उसके बाबा बड़दादा ने लोन लिया था, अब बेचारा वो बंधुआ मजदूरी कर रहा है वहां पर, ठीक है। तो ऐसी हरकतें काफी देखने को मिलती थी। अंग्रेजी ऐसी रीत चला कर गए थे यहाँ पर, तो हमारी कंट्री में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम निकल गई। तो वहां से जन्मा है यहाँ पर ये नक्सलबारी, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर इनके द्वारा जो मारपीट की गई, तो वहां से फिर ये एक तरीका मूवमेंट फैल गया कंट्री के अंदर में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पर इनका? बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लैंड जो बेसिकली एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए लैंड का, कि हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं, तो आजादी के टाइम भी ये बोला गया था कि जो लोग काम कर रहे हैं पर्टिकुलर जमीन पर वो उसी की हो जाएगी, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके चलते जो लीडरशिप थे यहाँ पर, एक थे कानू सान्याल और दूसरे थे जगन संथाल, तो इनकी लीडरशिप में जमीन को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की बात की गई, पर ऐसा हुआ नहीं। तो कई सारे लैंडलॉर्ड भी इनके द्वारा मारे गए, उनका सामान लूटा गया, कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिली। और ये जो मूवमेंट था ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले रीजन में भी फैलने लगा, इसीलिए इस रीजन को रेड बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो नक्सल जो है ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, और ये बिल्कुल जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है यहाँ पर माओइस्ट कम्युनिटी की, उसको फॉलो करते हैं। सेंटिमेंट और आइडियोलॉजी जो है वो माओइस्ट की फॉलो करते हैं, तो नक्सल को माओइस्ट भी बोला जाता है। अब ये माओइस्ट क्या है इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहले तो ये देखिए यहाँ पर, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, तो ये झारखंड हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो ये पर्टिकुलर रीजन में रेड बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर ये चीजें देखने को मिलती है। अब माओइस्ट के, जिसको माओइज्म भी आप लोग बोलते हैं, ये कहां से निकल कर आते हैं? तो ये है माओ से तुंग, ठीक है। तो माओ से तुंग के द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली ये शब्द जो है इस तरीके से डेवलप किया गया। ये क्या करते थे? ये स्टेट की जो पावर है उसको कैप्चर करने की कोशिश करते थे आर्म इंसर्जेंसी के थ्रू, यानी कि हथियार उठाकर मास को मोबिलाइज कर और स्ट्रेंथ करना अलायंस को। यानी कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पर्सन है पर्टिकुलर एरिया में, उसने क्या किया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, उनके हाथ में हथियार दे दिए, अपने हाथ में हथियार लेकर बहुत सारे लोगों को लेकर चला और स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाकर दूसरों के साथ में उस पर्टिकुलर स्टेट में पावर को कैप्चर कर लिया। यानी कि जनता के द्वारा जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको वहां से गद्दी से हटाकर अपने आप अपने हाथ में पावर ले लेना, तो ये माओइस्ट आइडियोलॉजी है। तो हमारी कंट्री में जो नक्सल है उनका भी यही फंडा रहता है कि लोकल एरिया में हम यहां पर काम करें और इनको यहां से हटाया जाए। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं। आखिर इनको ऐसा क्यों लगा? तो इसके पीछे भी कई सारे रीजन है। रीजन क्या है? सबसे पहले ट्राइबल, जो आज के में जो ट्राइबल जो एरिया के जो लोग रहते हैं वहां पर, वो दुखी हैं इन सब चीजों से। किन से? जैसे कि हमारी कंट्री में फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन एक्ट लाया गया 1980 का, तो उनसे इनकी जमीनें छीन ली गई। कई सारे लोग जो उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते थे उनकी जमीन छीन ली गई। तो भाई साहब किसी की जमीन छीनी गई, इतने दिनों से वहां पर रह रहे हैं, तो बुरा तो उनको लगी गई। तो वो क्या करें, वो फिर ये जो नक्सली जो लोग थे इनके अफेक्ट में आकर उन्होंने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर इन्होंने हरकतें करनी स्टार्ट कर दी। तो इजीली टारगेट बन गए ना इनके लिए यहां पर ये, ठीक है। तो आराम से बोला कि देखो तुम गवर्नमेंट तुमको नुकसान पहुंचा रही है तो हम तुम्हारा साथ देंगे। इसके अलावा कई सारे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलाए गए। मान लीजिए माइनिंग का डेवलपमेंट करना है, लोग वहां पर रहते हैं, तो वहां पर हम लोगों को कोयला निकालना है, लोहा निकालना है खुद का, ठीक है, आयरन और निकालना है, तो लोगों को वहां से हटा दिया, ठीक है। उनके वहां से जो भी इनके ताम झाम थे वो उठा उठाकर फेंक दिया। वहां पर डैम यानी कि बांध बनाना है, लोगों को वहां से साफ कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि स्टेट के द्वारा जो डेवलपमेंट के काम चल रहे थे, नॉर्मल तो वो डेवलपमेंट के काम थे, पर लेकिन उनके लिए तो डेवलपमेंट नहीं था ना, वो उनको तो यहाँ पर नुकसान पहुंच रहा था, उसकी वजह से उनको अपना
जहां रहना, खाना पीना, सोना, वो सारी चीजें उनको छोड़नी पड़ रही थी। तो उसी के चलते यहां पर उनको लगा यार ये तो जो कंट्री में जो चीजें चल रही हैं वो हमारे खिलाफ है, तो वो भी माओइस्ट के साथ में जुड़ने स्टार्ट हो गए। जो ट्राइबल लोग थे तो इजी टारगेट हो गए, तो उनको भी इन्होंने मिलाने स्टार्ट कर दिया, इनके हाथ में हथियार दिए और मनी दी, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की। बस फिर क्या था, फिर तो जुड़ गया काम। तो वही काम अभी फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा यहाँ पर अगर बात की जाए, गवर्नमेंट यहाँ पर ये देखती कितने सारे जो लोग हैं एक तरीके से माओइस्ट हैं, ठीक है, उनको कितनों को वायलेंस में, अटैक में कितने सारे मारे गए, डेवलपमेंट क्या चल रहा है नक्सल अफेक्टेड एरिया में, उसको देखते हैं। रियलिटी में गवर्नमेंट जो है वो भी आज के डेट में मेजर कर नहीं पाई है कि आज की डेट में आखिर टेक्निकल जो इंटेलिजेंस हमारी जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है वो भी यहाँ पर किस तरीके से नक्सल को एक तरीके से होने के कंट्रोल करेगी। कोई ऐसा नहीं है बस ऐसे चल रहा है कि हाँ सुबह को उठ गए, पता था नहीं कि क्या फॉलो करना है, क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज करनी है, फिर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जोन सी किताब सामने बैठी उठी वही किताब उठा के बैठ गए, पढ़ने बैठ गए। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के थ्रू काम नहीं किया जा रहा है, ताकि लोग तो हमारी कंट्री है ना, उनको भी जिंदगी शांति में बीतती रहे और आप लोग भी फायदा होते रहे, तो उसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है आज के दिन में। जो इस पर्टिकुलर एरिया के जो एरिया है वो ढंग से कनेक्टेड नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। वैसे तो हम लोग चांद पे पहुंच गए, मंगल पे पहुंच गए, अपनी कंट्री में हम लोग कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है। कई सारे रीजन में जो पॉलिसी है वो एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा किसी को, जैसे अगर बात करें नरेगा के तहत काम देना है, किसी को कोई स्कीम के तहत पेंशन मिलनी है तो वो नहीं मिल पाती है, तो लोग वैसे इरिटेट रहते हैं, तो वो दिक्कत देखने को मिलती है। तो यहां पर दो चीजें बोली गई हैं। देखिए कंफ्यूजन है आज की डेट में भी कि नक्सलिज्म क्या है। एक तो बोलते हैं सोसाइटी का इश्यू है और कुछ बोलते हैं सिक्योरिटी का इश्यू है। तो यहां पर अब तक ये डिसाइड नहीं किया गया कि सोसाइटल प्रॉब्लम है या सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। तो यहां पर आज की डेट में इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। चक्रव्यूह एक मूवी है, आप लोग जाकर देखिए। यहाँ पर ये अभय देओल है इसमें, अर्जुन रामपाल है। इस मूवी को देखने के बाद में मनोज वाजपेयी भी है इसमें। मूवी को देखने के बाद में आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आएगी कि नक्सलिज्म की प्रॉब्लम हमारी कंट्री में है क्या, ठीक है। तो ऐसी मूवी जरूर देखा कीजिए जो आप लोग के सिलेबस के साथ मैच करती है, जिससे कि आप लोग उस टॉपिक को और अच्छे से अपने माइंड में छाप सके माइंड में। तो ये चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात करते हैं, तो इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पर बात की जा रही है फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है इसके बारे में, हमारी कंट्री में कितना है यहाँ पर, ये इसके बारे में समझेंगे। आप लोगों ने सुना होगा हमारी कंट्री में जो 1990s में हमारी जो इकोनॉमी थी उसको ओपन किया गया और एलपीजी रिफॉर्म लाए गए, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, जो ग्लोबलाइजेशन वाले रिफॉर्म लाए गए, तो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी थी उसको ओपन किया गया। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था कि हमारे पास में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो काफी खत्म हो गया था, और यही वो पैसा है जिससे हम लोग बाहर से व्यापार करके लेकर आते हैं, तो हम लोग सामान खरीदते हैं कई बार, ठीक है। मान लीजिए हम लोग के पास में डॉलर अच्छे खासे, हम लोग किसी कंट्री से कुछ खरीदना चाहते हैं और वो हमारी करेंसी तो लेगी नहीं, डॉलर लेगी, तो उसको हम लोग आसानी से डॉलर दे सकते हैं और अपना व्यापार कंटिन्यू कर सकते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, याद रखिएगा, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जिसको फॉरेक्स के नाम से आप लोग जानते हैं, ये मेंटेन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है जिसको आप लोग आरबीआई बोलते हैं। इसके द्वारा बोला गया कि हमारी कंट्री में 2.986 बिलियन जो है वो यहां पर अभी डिक्लाइन हो गया है। तो कितना पहुंच गया यहां पर, तो 579, ठीक है। तो ये पहुंच गया यहां पर, तो यानी कि आप लोग बोल सकते हैं 579 हो गए यहां पर आज के डेट में, ठीक है। तो घट गए यहां पर ये, तो यहां पर 579.8285 बिलियन के करीब हमारा देखने को मिल रहा है। तो ये जो अभी यहां पर जो निकल के आ रहे हैं यहां पर ये, तो ये इससे थोड़ी सी एक चिंता होती है कि हाँ ये खत्म होता है, कम होता है, तो हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है। इसमें गोल्ड रिजर्व आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्पेशल ड्रॉइंग राइट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि आईएमएफ की करेंसी जिसको बोलते हैं, फॉरेन जो करेंसीज है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसी के साथ में जो रिजर्व पोजीशन है विद आईएमएफ वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। कई सारी करेंसी देखने को मिलती है, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, येन हो गया, ठीक है। तो ये इसके अंदर आप लोगों को नजर आते हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है यहाँ पर बेसिकली सेंट्रल बैंक के द्वारा जो फॉरेन करेंसी है उसमें बॉन्ड भी होते हैं, ट्रेजरी बिल भी होते हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी होती है। तो मैक्सिमम आप लोगों को इसमें डॉलर देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसको हार्ड करेंसी की कैटेगरी में रखा गया है और ऑल ओवर वर्ल्ड में इसके साथ में व्यापार करना आसान हो जाता है, क्योंकि सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब किसी को बोले हम लोग यहां पर जाकर कि यार आप लोग हमारा रुपया एक्सेप्ट कर लो, तो नॉर्मली इंसान झिझकेगा कि रुपया कितना सपोर्ट है, कौन इसको लेता है तो उसके बारे में एक दो बार वो सोचेगा। तो ऐसा आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर अगर इसके बारे में बात करें, ताकि मेंटेन रखा जा सके कॉन्फिडेंस, जो पॉलिसी और मॉनेटरी हमारी कंट्री में एक्सचेंज रेट है उसको मैनेज किया जा सके, यानी कि एक तरीके से कंट्री की अर्थव्यवस्था को सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सके। इसी के साथ में जो इंटरवीन किया जा सके अगर नेशनल और यूनियन करेंसी में कोई भी अगर कार्यवाही, क्या होता है कि डॉलर के कंपेयर में रुपये की वैल्यू काफी डाउन हो जाती है, या रुपये के कंपेयर में डॉलर की वैल्यू जो है ऊपर नीचे हो रही है, तो उसमें भी हेल्प मिलती है। इसके हेल्प से हम लोग कुछ कंट्रोल कर पाते हैं। अगर बात करें लिमिट के बारे में बात करें, तो जो यहां पर बात करते हैं एक्सटर्नल जो वनरेबिलिटी आती है, ठीक है,
करेंसी अगर लिक्विडेशन के बारे में बात करें, मान लो कल को इससे बोला सऊदी अरेबिया को तेल के प्राइस कम कर दो, सऊदी अरेबिया ने नहीं करें, ठीक है, तो दिक्कत देखने को मिल गई, हम लोग को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। कोई ऐसा हो गया कोरोना वायरस जैसी कोई और दूसरी दुर्घटना घट गई, ठीक है, रोना वायरस आ गया, तो रोना वायरस कोरोना वायरस कोई और चीज आ गई, सुनामी आ गई, साइक्लोन आ गया, तो कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है अर्थव्यवस्था बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, तो कैसे चीजों को हैंडल करना है, तो यहां पर ये काफी बड़ा रोल प्ले उस टाइम पर करता है। स्पेशल जो ड्रॉइंग राइट है यहां पर ये बेसिकली इंटरनेशनल रिजर्व है यहां पर आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 1969 में इसको क्रिएट किया गया था, ठीक है। एसडीआर जो है करेंसी है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं जो नॉर्मली आईएमएफ की करेंसी क्या है कोई पूछे तो ये एसडीआर आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर बेसिकली पोटेंशियल है इसका, फ्रीली यूजेबल करेंसी है, आईएमएफ के मेंबर के द्वारा यूज की जाती है। और आईएस जो एसडीआर है यहां पर जिसको स्पेशल ड्रॉइंग राइट आप लोग बोलते हैं, इसको एक्सचेंज भी किया जा सकता है, जो भी करेंसी है यहां पर जैसे डॉलर के साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है, इस तरीके से। तो रिजर्व जो पोजीशन है यहां पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो उसके चलते अगर बात करें तो आईएमएफ जो है यहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने पर्पज के लिए जो भी हम लोग फंड यहां पर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हर एक कंट्री का कोटा है आईएमएफ के अंदर में, तो कोटा होता है कोई कितना वहां पर पैसा देते हैं, ठीक है, उसके हिसाब से वहां पर कोटा देखने को मिलता है। तो आईएमएफ उसके लिए जो काम करता है अपना जो भी यहां पर जहां लोन प्रोवाइड करता है तो वहां पर उस पैसे को यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, ओके। अच्छी न्यूज थी, पता होना चाहिए बेसिक चीजें क्या है ताकि क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन ना हो। और अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी इकोनॉमी के फील्ड में आप लोग जा रहे हैं तो ये तो बेसिक चीजें हैं, फिर तो वहां पर तो आप लोग इनके बारे में पता ही होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है ऑक्यूपेशनल जो सेफ्टी के बारे में। कई सारे लोग जो है काम करते हैं अलग अलग एरिया में जाकर, उनको कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो उनकी सेफ्टी हेल्थ कंडीशन रहने का स्टैंडर्ड क्या है वहां पर, फैक्ट्री के अंदर क्या सिचुएशन है, डॉक के अंदर या कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या बात करें तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर, तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो यहाँ पर 3 कमेटी बनाई गई है इसके लिए। पहली कमेटी तो सेफ्टी पैरामीटर को देखेगी यहाँ पर, जो इंडस्ट्रीज या फिर डॉक या फिर पोर्ट, तो पोर्ट तो आप लोग जानते हैं कोस्टल एरिया जो होता है, डॉक क्या होता है कुछ ऐसा बना देते हैं यहाँ पर, ठीक है, सामान उतारने के लिए यहाँ पर लगा दिया कुछ इस तरीके से। तो ये इस तरीके से कि क्या क्या यहाँ पर कंडीशन होनी चाहिए। अदर 2 कमेटी जो है वो स्टडी करेंगे सजेशन किस तरीके से बिल्ड किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन किया जा सकते हैं वर्क के लिए, या फिर फायर सेफ्टी अगर कल को कोई आग लगती है तो वहां पर कैसे बचना है। तो ये कमेटी क्या करेंगी, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर से लोगों के एक्सपर्ट को लेकर आएंगे और मिलकर यहां पर देखेंगे क्या क्या चीजों को आगे लेकर चला जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि वर्किंग कंडीशन जो है यहां पर जो भी कोई काम करता है वो एक अच्छी कंडीशन बनी रहे। तो सेपरेट कमेटी को फायर सेफ्टी के ऊपर फोकस दिया गया। कई बार आप लोगों ने देखा होगा आग लग गई, कई सारे लोग जलकर मर गए, तो ये सारी चीजें रुकनी चाहिए। तो इसके तरीके से जो फायर सेफ्टी है उसको हम लोग इनहेंस कर पाएंगे और फायर एक्सीडेंट को यहां पर रोक पाएंगे जो वर्किंग प्लेस होता है उसके बारे में। इसी के साथ में थ्रू आउट द कंट्री यहां पर देखा जाएगा इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक तरह से यूनिफॉर्म अपग्रेडेड स्टैंडर्ड सेफ्टी और हेल्थ वर्कर के बारे में देखने को मिलेगा। आज के दिन में जाएंगे गुजरात के अंदर कुछ है, महाराष्ट्र के अंदर कुछ है, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ है, राजस्थान के अंदर कुछ है, तेलंगाना के अंदर कुछ है, कर्नाटक के अंदर कुछ है। तो इससे क्या होता है, ये गलत रहता है। आज के दिन में जो एमएनसी है, आज के दिन में जो मल्टीनेशनल कंपनियां अलग अलग कंट्री में काम कर रही है, अलग अलग राज्य में काम कर रही है, तो उनके लिए स्टैंडर्ड कम से कम एक रहेगा, तो रूल और रेगुलेशन भी हम लोग ढंग से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये भी एक बेसिक तरीका आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी न्यूज है यहां पर। अगर बात करें कुछ सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में, वर्कर के कुछ लिखने के लिए आता है तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में बहुत प्यारी न्यूज है। इन्वायरमेंट के बारे में क्या बात की जा रही है, यहां पर बात की जा रही है एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल। डस्ट मतलब धूल। तो ये जो डस्ट है आज के दिन में कहां से उठेगी, जहां रेतीले जो एक तरीके से रेगिस्तान होंगे वहां से धूल निकल कर आएगी। तो ये काफी एक बड़ी एक स्टडी निकलकर सामने आ रही है जो आप लोगों से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इवन, ठीक है। अगर आप लोग इन एरिया से निकल कर आते हैं या ज्योग्राफी आप लोगों का ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से वहां पर बन सकते हैं, ठीक है। बात की जा रही है, स्टडी की गई अभी यहां पर इंडियन मॉनसून के बारे में। तो हमारी कंट्री का जो मॉनसून है वो कहां से निकल कर आता है, तो यहां से हमारा मॉनसून होता है जो इंडिया के अंदर एंट्री करता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर रीजन से आप लोगों को मॉनसून होता हुआ नजर आएगा। तो हमारी कंट्री में जो मॉनसून जाता है तो यहां पर उस टाइम पर बहुत सारी हवाएं अफ्रीका से निकल कर आती हैं, ठीक है। इधर ये पर्टिकुलर जो एरिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ईरान हो गया, ओमान हो गया, यहां से निकल कर आगे हमारी कंट्री में एंट्री करेंगे। तो ये जो फंडा है यहां पर, ये पर्टिकुलर जो एरिया है ये काफी रेगिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा, रेतीले रेत है यहां पर ये। तो जो मिडिल ईस्ट जो एशियन डेजर्ट है यहां पर ये, तो वहां से काफी ज्यादा धूल जो होती है वो इन हवाओं के साथ में आती है, एटमॉस्फेयर में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलती है जो हमारी कंट्री में एंट्री करती है। तो नॉर्मली यहां पर वेरी स्मॉल ड्राई पार्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि अर्थ या फिर सैंड यानी कि रेत के आप लोग बोल सकते हैं, जिससे पार्टिकुलर मैटर यानी कि PM10
पार्टिकुलेट मैटर 2.5 देखने को मिलेंगे। ये काफी महीन साइन यानी कि बारीक साइन के होते हैं। और मोस्ट कॉमन जो सोर्स है यहाँ पर ये आप लोग कहां से निकल कर आते हैं, जो नेचुरल इरोजन होता है। जैसे मान लीजिए जो दो पहाड़ हैं उनके मतलब रगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां से निकल कर आएगा। मान लीजिए रिवर कहीं से बह रही है तो वो काफी कुछ रगड़ रगड़ कर पत्थर बहती हुई चलती है, फिर पता चला रिवर सूख गई तो वहां पर आप लोगों को वो रेत पड़ा हुआ मिलेगा उसके नीचे, ठीक है, सैंड हो गया, रॉक हो गया, तो वहां से देखने को मिलता है। इसी के साथ में जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा रही है आज के में काफी लार्ज स्केल पर, कोई डैम बना रहा है, कोई हाईवे बना रहा है, कोई अंडर पास बना रहा है, कोई यहां पर ब्रिज बना रहा है, कोई रेलवे मेट्रो के कंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो कई सारी एक्टिविटी की जाती है। इसकी वजह से भी काफी सारी धूल देखने को मिलती है इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के चलते। तो जो मॉनसून है यहां पर अगर कोई ह्यूरिकेन आ रहा है या फिर कोई मॉनसून आ रहा है या कोई इस तरीके से जो फर्टाइल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, तो वहां पर भी आप लोग यहां पर इन्फ्लुएंस ये होते हुए नजर आएंगे। तो इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इफेक्ट ऑफ द डस्ट, यानी कि जो रेत होता है उसका मॉनसून के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो बात यहां पर ये बोलेगी कि जो डस्ट है यहां पर ये जब निकल कर आते हैं तो इसके अंदर कई सारे महीन पार्टिकल आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो जब ये पार्टिकल हवा में चलते हैं तो हवा इनके ऊपर धूप पड़ती है और वो जो धूप पड़ती है तो उसकी वजह से गर्म हो जाते हैं। तो गर्म होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है वो समझेंगे हम लोग। तो एब्जॉर्ब करेंगे सोलर रेडिएशन और ये हॉट हो जाते हैं फिर यहाँ पर। तो इसकी वजह से ये एटमॉस्फेयर में जहां जहां पर भी जाएंगे वहां पर नॉर्मल इनके अंदर जो हीट होगी उसकी वजह से वहां पर वो हीट करेंगे उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को। तो जहां जहां पर हीट बढ़ती है तो हीट के और प्रेशर में आपस में रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप लोग हीट बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर भी आप लोग देखिए, जैसे आप लोग पानी गर्म कर रहे हैं ना, ठीक है, तो उसके नीचे पानी आप लोग चलाते जा रहे हैं तो जैसे जैसे हीट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा घटेगा, चलिए ये बताइए आप लोग ये आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर में। तो हीट का और प्रेशर का रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो चेंज एयर प्रेशर क्या रहता है, जैसे जैसे एयर का प्रेशर चेंज होता है ये विंड का सर्कुलेशन भी चेंज होने लगता है, ठीक है। मान लीजिए एक गुब्बारा है उसके अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है, और बाहर आप लोग देखेंगे कोई नॉर्मल तरीके से है, तो अगर गुब्बारे के अंदर अगर आप छेद करेंगे तो जो हवा है वो जहां पर ज्यादा प्रेशर है गुब्बारे के अंदर तो बाहर की ओर निकलेगी भाग भाग कर। तो इस तरीके से जहां जहां पर टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी वजह से प्रेशर चेंज होगा और प्रेशर चेंज होगा तो हवा का सर्कुलेशन चेंज होगा और हवा का सर्कुलेशन चेंज होगा तो उसके चलते किस डायरेक्शन में वो हवा बहनी है और वो किस तरीके से आगे चलकर कहां पर बारिश कराएगी वो देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो मॉइस्चर को भी इन्फ्लुएंस करेंगे क्योंकि कई बार यहां पर ये होते हैं जैसे बादल बनते हैं तो डस्ट पार्टिकल भी इनमें इंक्लूड होते हैं। तो इसके चलते जो प्रेसिपिटेशन है या रेनफॉल है वो भी यहां पर कई बार बढ़ जाता है अगर यहां पर बात करें इसकी वजह से। तो जो डस्ट है यहां पर मिडिल ईस्ट में, ये जो डस्ट है यहां पर जब ईरानियन पेनिनसुला से होकर निकलती है तो इंडियन समर मॉनसून या साउथ वेस्ट मॉनसून जिसको आप लोग बोलते हैं उसके ऊपर भी इंपैक्ट डालती है। आप लोग बोलेंगे साउथ वेस्ट कैसे बोलते हैं, अपनी कंट्री को उठाइए और ऐसे यहां पर लाइन खींच दीजिए, ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। तो मैक्सिमम यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये साउथ और वेस्ट जो हो गया इससे ये मानसून निकल के आता है, इसके नाम पर इसका नाम साउथ वेस्ट मानसून रखा गया है, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून देखने को मिलेगा। एक वर्ड यूज किया जा रहा है एरोसोल। एरोसोल कई जगह आप लोगों को देखने को मिलता है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, जो कि गैसियस फॉर्म में देखने को मिलते हैं और एक तरीके से ये लिक्विड एक तरीके से इन्वायरमेंट में ये आप लोगों को नजर आएगा। गैसियस और लिक्विड जो इन्वायरमेंट में जो नजर आते हैं यहां पर ये सॉलिड, इनको एरोसोल के नाम से बोलते हैं कई बार। तो स्टडी ये की गई यहां पर, ये मॉनसून का जो एक तरीके से रेनफॉल है उसको स्ट्रेंथ करते हैं एरोसोल पार्टिकल। एरोसोल पार्टिकल सच है जैसे डस्ट हो गया, ठीक है, धूल वगैरह हो गया ना, ठीक है। इसी के साथ में दूसरी और चीजें, तो ये क्या करते हैं एक तरीके से इनका जो न्यूक्लियाई होता है एक तरीके से ये न्यूक्लियाई का काम करते हैं। जैसे बादल बन गया, ठीक है, तो बादल बन गया तो वो इनके ऊपर टिका रहता है कई बार, ठीक है, जो ये पार्टिकल्स होते हैं कि हाँ जैसे मान लीजिए मौसम के अंदर में पानी है, ठीक है, पानी के पार्टिकल्स हैं, तो मौसम के अंदर जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो पानी के पार्टिकल किसके ऊपर टिके होते हैं, ये धूल वगैरह जो होती है इनके ऊपर टिके होते हैं, तो ये न्यूक्लियाई का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर ये आगे चलकर बारिश भी काफी अच्छे लेवल पर बढ़ाते हैं। और आप लोग बोलेंगे सर क्या ये फिनोमिनन यहीं पर ही देखने को मिलता है? नहीं भाई, यहां पर नहीं, ये और भी जगह देखने को मिलेगा। जैसे बात करें यहां पर टकला मकान डेजर्ट कहां पर है, पूछा आप लोगों से कोई, चाइना वाले एरिया में देखने को मिलेगा। गोबी डेजर्ट भी यहां पर है, तो ये काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं चाइना के अंदर, ठीक है। तो जो एशियन समर मॉनसून है आप उस पर काफी इंपैक्ट डालते हैं, जो यहां पर ये वाला डेजर्ट है, रेगिस्तान है। इसी के साथ में साउथ वेस्ट यूएसए के अंदर देखने को मिलेगा। तो यहां पर नॉर्थन अफ्रीका से जो मॉनसून आते हैं वो वहां पर इंपैक्ट डालते हैं। तो ये अभी स्टडी की गई है, तो उसके बेस पर हम लोग पता लगा पाए हैं कि यार ये इस तरीके से यहां पर दिक्कत क्रिएट करता है। तो एक प्यारा आर्टिकल था, काफी ज्यादा है, और आप लोगों को आंसर राइटिंग में भी कुछ लिखने के लिए आता है ज्योग्राफी के अंदर, अगर कि मॉनसून के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट है, या नॉर्मल तरीके से आप लोगों से जैसे कि पेपर फर्स्ट में आता है जनरल स्टडी है, तो वहां पर भी आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो पूरा टॉपिक है आप लोगों के सामने, देखिए चीजों को एक बार समझ लेंगे ना तो एग्जाम में किसी की हिम्मत नहीं है आप लोगों को हिला देगा, कोई आप लोगों के सामने टिकेगा नहीं। पर लेकिन अगर रट कर जाएंगे, रट लिया अच्छा ये हो गया वो हो गया, जरा सा प्रेशर बनेगा, तुरंत आप लोगों की जो आप लोगों की जो यहाँ पर यादाश्त है वो तुरंत निकल कर भाग जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसके बारे में फोकस रखिएगा तो चीजों आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
ज्योग्राफी के बारे में यहां पर बात की जा रही है, काफी प्यारा आर्टिकल है गोदावरी रिवर के बारे में। गोदावरी रिवर को साउथ की गंगा भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। ये गोदावरी रिवर जो है इसके द्वारा अभी रिलीज किया गया इरिगेशन कैनाल, जो ईस्ट और वेस्ट गोदावरी के लिए जो यहाँ पर पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसके लिए। तो नॉर्मली टाइम तो खत्म हो गया था 31 मार्च तक, पर लेकिन अभी यहाँ पर 15 अप्रैल तक का यहाँ पर पानी पहुंचाया जाएगा। एक टर्म यूज किया गया है जिसको बोलते हैं यहाँ पर कोफर डैम। कोफर डैम क्या होता है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग कोई पिलर बनाना है यहाँ पर रिवर के अंदर, ठीक है, या कोई नदी के अंदर कहीं पर, ताकि आप लोग उसके ऊपर ब्रिज बना सकें, तो आसपास में आप लोग ऐसी स्ट्रक्चर तैयार कर देंगे ताकि पानी उसके अंदर न जा सके। पहले तो आप लोग क्या करेंगे, कोई ऐसा पर्टिकुलर जो सिस्टम है यहाँ पर उसको उठाकर पानी के अंदर डालेंगे, फिर उसके अंदर से पानी निकाल देंगे तो बिल्कुल सूख जाएगा, तो उसके अंदर फिर पानी नहीं जाएगा, ऐसा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर क्या होगा, फिर यहाँ पर सीमेंट डालेंगे, कंक्रीट पत्थर डालेंगे और वहां पर उसके ऊपर फिर आप लोग पूरा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देंगे, तो इसको कोफर डैम बोलते हैं। तो पानी को रोकने का भी काम कई बार करते हैं यहाँ पर, तो इसी के बारे में बात की जा रही है, पूरे यहाँ पर समझाया गया है, तो ये यूज किया है। तो यहाँ पर जो पोलावरम प्रोजेक्ट है यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा, गोदावरी रिवर पर पोलावरम विलेज में, उसी के नाम पर इसको पोलावरम प्रोजेक्ट बोला जाता है। तो कोफर डैम जो था यहाँ पर वर्क ऑन द कोफर डैम ये चल रहा है, यहाँ पर ये कोफर डैम चल रहा है इस तरीके से, तो अप्रैल में कंप्लीट होगा, तो इसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। समझते हैं अब यहाँ पर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है पोलावरम प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज का क्या मतलब होता है, अब सीधी सीधी बात है, आप लोगों ने मान लिया कोई कपड़ा लेकर आए, ठीक है, उस कपड़े में से आप लोगों ने पैंटी बना ली, उस कपड़े में से आप लोगों ने तकिया का खोल बना लिया, उस कपड़े में से आप लोगों ने पोछा ही बना लिया, ठीक है, तो एक ही कपड़े से अलग अलग यूज कर लिया, तो मल्टीपर्पज के लिए यूज कर लिया आप लोगों ने। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आप लोगों के पास में सबसे बढ़िया आज के लिए बोलूं तो मोबाइल फोन, ठीक है, उससे आप लोग गेम भी खेल रहे हैं, उससे आप लोग कॉल भी कर रहे हैं, उस पर आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं, उसमें आप लोग अलार्म भी लगा रहे हैं, उसको आप लोग कैलकुलेटर की तरीके से भी यूज करें, उसमें आप लोग अपने नोट्स भी बना रहे हैं, मैसेज सेंड करने का काम कर रहे हैं, तो क्या नहीं है मोबाइल के अंदर आज के डेट में, तो सारी चीजें, पिक्चर आप लोग ले रहे हैं, कैमरे का काम कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, तो ये सारी चीजें, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया आप लोग का कैमरा, ठीक है। तो प्रोवाइड कराते हैं इरिगेशन, सिंचाई का काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने का काम करते हैं, और ड्रिंकिंग पीने वाला पानी भी सप्लाई किए थे, तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया यहाँ पर ये। तो इसके चलते यहाँ पर जो कृष्णा रिवर है साउथ के अंदर, उसमें भी यहाँ पर कैनाल के थ्रू पानी प्रोवाइड कराया जाता है। इनडायरेक्ट बेनिफिट क्या होता है इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा, और तो और यहाँ पर मछली पालन के भी काम किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से लोग देखने भी आते हैं, अर्बनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। अगर बात करें शहरी एरिया में यहाँ पर जो चीजें प्रोवाइड कराती हैं पानी वगैरह, तो उसके लिए भी काफी फायदा है, उस तरीके से आप लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर इसको ऐड किया गया जो यूनियन गवर्नमेंट में 2014 में नेशनल प्रोजेक्ट के अंदर, आप लोगों को याद होगा, थोड़े से लंबे समय से आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने अभी राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, राजस्थान चाह रही थी कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट की कैटेगरी में डाल दिया जाए। उससे फायदा क्या होता है, देखिए स्टेट गवर्नमेंट के पास से पैसा नहीं है, नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा उसको मिल गया, तो 90% जो उसका खर्चा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट से आएगा, तो इसलिए नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया जाता है, नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा अगर दे दिया जाए इसको, तो ये फायदा देखने को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, ठीक है, तो ये फायदा है। ओके, आगे चलते हैं, गोदावरी रिवर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पूछ ली जाए, तो यहाँ पर लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं। त्रिंबकेश्वर जो नासिक महाराष्ट्र के अंदर है, वहां से निकलकर आती है, सोर्स पॉइंट है, जाकर गिरती है बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में। ट्रिब्यूटरी कई सारी है, देख लेना, इनको रटनी नहीं है, एक बार पढ़ लेना हल्का सा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है परवारा, पूर्णा, यहाँ पर मंजरा, ठीक है, कई सारी हैं, बेसिकली कई सारी दे रखी हैं। ड्रेनेज आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर किस किस पर्टिकुलर एरिया में है यहाँ पर ये, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। एडिशनल मध्य प्रदेश, कर्नाटक और यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी को भी फायदा पहुंचा दिए। जो कुंभ का मेला है वो यहाँ पर आप लोगों को गोदावरी रिवर के ऊपर नासिक में भी देखने को मिलता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप लोगों को गंगा रिवर पर हरिद्वार में देखने को मिल रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। गोदावरी रिवर जो है यहाँ पर ये डिस्प्यूट भी आप लोग कई बार देखने को मिलता है, किसके बीच में, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक। रीजन क्या है, रीजन ये वही वाटर शेयरिंग, कि मुझे कम पानी मिल रहा है उसको ज्यादा मिल रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वही ना छोटी छोटी बच्चों वाली बातें जो होती हैं, तो वही हरकतें चलती रहती हैं, तो उसकी वजह से लड़ाई भी देखने को मिलती है। ओके, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का पोर्शन आप लोगों से यहाँ पर बन सकता है, इसके बारे में थोड़ा समझेंगे तो कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर पोएट है, यहाँ पर ये जिनकी बारे में बात की गई यहाँ पर, जिनका नाम है सरला दास, ठीक है। तो सरला दास ये पोएट थे उड़ीसा के अंदर में, तो इनकी 600वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, तो इसके चलते वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा एड्रेस किया गया 600वीं, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट बन जाती है ऐसी चीजें, अगर उड़ीसा से आप लोग निकल कर आते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा एग्जाम में। सरला दास जो यहाँ पर ये एक ग्रेटेस्ट स्कॉलर आप लोग बोल सकते हैं उड़िया लिटरेचर यानी कि उड़ीसा के, और फर्स्ट स्कॉलर बोला जाता है जिनको उड़िया लैंग्वेज में 15th सेंचुरी में जिनके द्वारा लिखा गया। बेस्ट जाने जाते हैं किसके लिए, महाभारत के लिए, यानी कि महाभारत इनके द्वारा उड़िया लैंग्वेज में यहाँ पर बेसिकली लिखी गई। इसी के साथ में ये यहाँ पर विलन का, ठीक है, रामायण के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चंदी पुराण के बारे में बात करते हैं, तो इन्हीं की ये राइटिंग है। इनके द्वारा किताब लिखी गई लक्ष्मी नारायण वचनिका, ठीक है, तो ये भी इनके द्वारा लिखी गई। स्टार्ट की गई राइटिंग इनके द्वारा महाभारत की, यानी कि महाभारत के बारे में,
उस टाइम पर यहाँ पर कपिलेश्वर, जिनको यहाँ पर आप लोग यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से कपिलेंद्रा, ठीक है, यानी कि एक तरीके से फेमस थे यहाँ पर गजपति किंग उड़ीसा के अंदर में, जिनके टाइम पर इनके द्वारा ये लिखना स्टार्ट किया गया था। तो उड़ीसा की हिस्ट्री के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आए, यानी कि उड़ीसा से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी अगर सेंटर के लेवल की एग्जाम की तैयारी करें तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। यहाँ पर उड़िया लैंग्वेज है वो क्लासिकल स्टेटस मिला हुआ है उसको। क्लासिकल स्टेटस किस किस लैंग्वेज को मिला हुआ है, तो ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग मुझे लगता है कि संस्कृत से भी पहले तमिल लैंग्वेज को क्लासिकल स्टेटस मिल गया। नॉर्मली तो संस्कृत को मिलना चाहिए था ना, पर लेकिन संस्कृत को मिला, तमिल को मिला 2004 में, और संस्कृत को मिला 2005 में, कन्नड़ लैंग्वेज को मिला 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और उड़ीसा को यहाँ पर उड़िया को 2014 में, ठीक है। तो कन्नड़ लैंग्वेज कहां पर बोली जाती है बताइए, तेलुगु कहां पर और मलयालम कहां पर, मेनली कहां कौन से राज्य में बोली जाती है बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है ये सिर्फ शेड्यूल लैंग्वेज है। 8वें शेड्यूल के अंदर आप लोगों को टोटल मिलाकर आज की डेट में 22 लैंग्वेज देखने को मिलती है। टोटल पहले कितनी थी, 14 लैंग्वेज थी, तो 8वें शेड्यूल में 8 लैंग्वेज और ऐड कर दी, 22 लैंग्वेज होगी। तो उसमें से एक लैंग्वेज उड़िया भी देखने को मिलेगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, ठीक है, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज भी है उड़ीसा के अंदर। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। तो टकटकी लगाकर आप लोगों ने लेक्चर सुना तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। जो मॉर्निंग में उठ रहा है वो अपना टारगेट सेट कर लीजिए कि सही टाइम पर उठ रहे हैं और दिन शानदार तरीके से स्टार्ट करना है। ओके, बाकी अच्छे से आप लोग इसी तरीके से आंसर देते रहिए। काफी अच्छा लगता है जब आप लोग आंसर देते हैं जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो क्या क्या देखा, शॉर्ट न्यूज देख लेते हैं। हरियाणा के बारे में जाना, ठीक है, इसी के साथ में नेचुरल गैस से रिलेटेड कमेटी के बारे में जाना, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के बारे में जाना, तो ये हम लोगों ने देखी शॉर्ट न्यूज प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड। ओके, नेशनल के बाद में हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज के बाद में इंटरनेशनल न्यूज देखी हम लोगों ने। यहाँ पर हम लोगों ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें जानी। नेक्स्ट नेशनल न्यूज में हम लोगों ने बात की बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में, डिटेल में समझाया। मुझे लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में आप लोगों को। स्टेट न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो हरकतें देखने को मिली उसके बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट हम लोगों ने इकोनॉमी के बारे में बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में डिटेल में समझा। हेल्थ जो बेसिकली गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के बारे में, जो वर्कर काम करते हैं उसके बारे में जाना। एनवायरमेंट के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों ने यहाँ पर एटमॉस्फेरिक डस्ट पार्टिकल के बारे में जाना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर्सनली लगा मुझे, ठीक है। क्वेश्चन बन जाते हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकती है। ज्योग्राफी के बारे में बात करें तो गोदावरी रिवर के बारे में कई सारी चीजें हम लोगों ने जानी डिटेल में, और एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो कि उड़ीसा से रिलेटेड है समझा। आइए क्वेश्चन के आंसर दीजिए। अब यहाँ पर कौन सा पैनल है जो गैस प्राइस के बारे में बात करते हैं। रूल ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट के बारे में लेजिस्लेटिव असेंबली किसके द्वारा चेंज किया गया। ये कौन सी वैली है जो जंस्कर कारगिल रेंज जो यहाँ पर रोड के बारे में बात करें, कौन सा इसको कनेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करें DMSRDE यानी कि डिफेंस मटेरियल एंड जो स्टोरेज जो रिसर्च एंड द डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, ये कहां पर लोकेटेड है, ये आप लोगों को बताना है। PLGA इसके बारे में आप लोगों को बताना है, इंपॉर्टेंट है काफी। ये बेसिकली 2002 में बनाया गया था। अनलॉफुल जो एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत यहाँ पर इसको टैक्स का कर्जा दरार दिया गया, ठीक है। ये यहाँ पर SDR के बारे में बात की थी, तो ये आप लोगों के सामने आंसर हो ही गया था। दक्षिण गंगा किसको बोला जाता है, और क्लासिकल लैंग्वेज में सबसे पहले कौन सी 2 लैंग्वेज को क्लासिकल कैटेगरी का दर्जा दिया गया। गोदावरी कहां से बेसिकली होती है, ये भी कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर आप लोग दे सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं आप लोगों से जो लास्ट डे के, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इनका आप लोग स्कोर जरूर लिखा कीजिए, ठीक है। अच्छा लगता है जब पता चलता है कि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, भले ही 0 क्यों ना हो। एक बच्चे की तरफ बोल गया सर जी कई बार तो मैं रिवीजन नहीं करता हूं, भूल जाता हूं, तो 0 भी स्कोर आते हैं सर, लिखने में शर्म आती है। यहाँ पे शर्म क्यों कर रहे हो यार, एग्जाम में शर्म करनी है, एग्जाम में जब क्लियर नहीं होगा तो वहां पे शर्म लगेगी, उससे अच्छा यहाँ पे शर्म छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में बात की जा रही है, थीम आप लोगों को बतानी थी। इसी के साथ में यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड, ये आप लोगों को बताना था। इंडियन आर्मी के द्वारा अभी रिसेंटली जो मिलिट्री फार्म सर्विस है वो बंद कर दी गई, सबसे पहले कहां पर इसको लॉन्च किया गया था। ये बात की जा रही है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, तो कौन से पैकेज का पार्ट है हमारी कंट्री में। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में किसके द्वारा प्रेजेंट की जा रही है हमारी कंट्री। वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम 21 की थीम क्या है। इसी के साथ में बात करते हैं यहाँ पर वर्ल्ड की जो यहाँ पर बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप यहाँ पर देखने को मिल रही है, बैकल GVD। तो GVD क्या है यहाँ पर, ये बैकल GVD यहाँ पर कौन सी लेक पर है, ये आप लोगों को बताना है। 20th वीक प्रेगनेंसी को अगर यहाँ पर उससे 20 वीक से बाद में बच्चे की डेथ हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उससे पहले डेथ हो जाए तो क्या बोलते हैं बताना है। प्राइम मिनिस्टर किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान, इसके बारे में बात की थी, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी क्वेश्चन में स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं या डायरेक्ट भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ओके, आइए बात करते हैं आंसर के बारे में। तो आंसर क्या है यहाँ पर, बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड, तो ये थीम है इसकी वर्ल्ड हेल्थ डे की। यहाँ पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड प्रोवाइड कराती है। इलाहाबाद में सबसे पहले जो यहाँ पर
बेसिकली डाउन जो यहाँ पर जो मिलिट्री फार्म था ये बनाया गया था ताकि जो लोग हैं हमारे जो खटकार उस टाइम पर अंग्रेजों के टाइम पर जो काम करते थे उनका दूध की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत यहाँ पर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यहाँ पर प्रोवाइड कराएगी कोविड-19 के क्राइसिस से बचने के लिए। चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल साहब वर्ल्ड सिटी फोरम में प्रेजेंट करेंगे इंडिया को। थीम है द फ्यूचर ऑफ कल्चर, ठीक है, याद रखिएगा। रसिया के द्वारा डेवलप किया गया यहाँ पर बैकल जीवीडी यानी कि गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर। ये बेसिकली बैकल लेक है जो कि ये डीपेस्ट लेक है पृथ्वी के ऊपर, ये याद रखिएगा। साइबेरिया यानी कि रसिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा पानी है इसके अंदर अगर टोटल फ्रेश वाटर की आप लोग बात करें। स्टिल बर्थ बोला जाता है जब यहाँ पर 20 बर्थ की वीक के बाद में भी यहाँ पर 20th वीक प्रेगनेंसी के बाद भी बच्चे की जो डेथ होती है, ठीक है, वो यहाँ पर स्टिल बर्थ बोला जाता है। और मिसकैरेज तो आप लोग जानते हैं 20 हफ्ते से पहले अगर ये कंडीशन देखने को मिले। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आता है जो पीएम कुसुम जो स्कीम है यहाँ पर ये। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन अगर आप लोगों से फायदा पहुंचा है तो यहाँ से जाकर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी आप लोगों को लग रहा है कि ये वीडियो आप लोग किसी भी तरीके से फायदा पहुंचा रही है तो फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा, ठीक है। फीडबैक जरूर देना, 2 मिनट लगते हैं फीडबैक देने में, 2 मिनट के 1 मिनट भी लगेगा ठीक है। मेरे साथ आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। और लगता है कि एमसीक्यू की वीडियो भी आनी चाहिए क्या हो गया तो आप लोगों को पता है क्या करना है, बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए जो भी है अच्छा है, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।